लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली जो मेन गोल होता है उसको स्टार्टिंग से अपने दिमाग में बसा लो भाई, बसा लो। सो द सेकंड मिस्टेक दैट आई मेड वाज, hello everyone, welcome to my channel, and this video is going to be about 5 mistakes that I did during my drop year journey of JEE. Yes, so my first mistake was that I got influenced by the social media, the reels and the videos that are there for that tells about the college life of IITs and NITs. But the thing is कि उस basis पे decision कभी भी नहीं लेना चाहिए कि हमें कौन से college में जाना है, कौन सा course pursue करना है, बिकॉज वो कॉलेज लाइफ पूरे साल भर की नहीं होती है। वो एक कुछ पर्टिकुलर डेज ही होते हैं जहाँ पे लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं, आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, उस बेसिस पे ही कॉलेज चूज़ करना चाहिए। तो मेरी फर्स्ट मिस्टेक यही थी कि मैंने कॉलेज लाइफ को देख करके जो इन्वायरमेंट वो कॉलेज प्रोवाइड करता है और जो कंपटीशन हो गया, जो प्लेटफॉर्म्स वो प्रोवाइड करता है जहाँ से हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है ओवरऑल, वो देख करके मैंने चूज़ किया था कि मुझे IITs एंड IITs ही जाना है मुझे। सो द सेकेंड मिस्टेक दैट आई मेड वॉज आई मिसजज्ड माई सेल्फ एंड माई कैपेबिलिटीज़। देखो क्या होता है कि ड्रॉप ईयर उन बच्चों के लिए स्पेशली होता है जो मतलब ऑलरेडी 2 साल प्रिपरेशन या 1 साल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनको आइडिया है एक ड्रॉप आइडिया है जेई का, जेई के लेवल ऑफ कंपटीशन का, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का। वो ऑलरेडी एक बार उस चीज़ को फील कर चुके हैं कि हाउ इट फील्स लाइक प्रिपेयरिंग फॉर जेई, कितना मुश्किल होता है। उनके दिमाग में एक एस्टिमेशन ऑलरेडी होता है, तब जा करके वो ये रिस्क लेते हैं ड्रॉप ईयर का 1 साल अपना देने का उस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो वो एक वैलिड स्टेप है लेने के लिए। लेकिन मैंने 11th-12th में जेई के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, कोई कोचिंग नहीं करी थी, ना ही मैंने जेई का लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन देखा था, ना ही लेवल ऑफ क्वेश्चन देखा था कि उस एग्जाम का लेवल क्या है। मुझे केवल सुना था मैंने, बट एक्चुअली मैंने कभी उस प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया था 11th-12th में, बिकॉज मुझे ये रिकमेंडेशंस मिली थी अपनी एल्डर्स से कि मतलब अभी बोर्ड्स पे फोकस करो, फिर ड्रॉप ईयर में जा करके आप प्रिपरेशन कर लेना, वो हो जाता है। बट मतलब मेरे लिए बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, मेरे लिए वो चीज़ काफ़ी टफ थी कि मतलब ड्रॉप ईयर में जीरो से स्टार्ट करना, क्योंकि ड्रॉप ईयर जीरो से स्टार्ट करने के लिए नहीं बना होता है। जीरो से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप 11th में स्टार्ट करिए, आप 10th में स्टार्ट करिए, आप पहले स्टार्ट करिए, ताकि 2 साल की प्रिपरेशन होनी चाहिए जेई के लिए, लाइक एक नॉर्मल बच्चे के लिए, ताकि वो एक हेल्दी सराउंडिंग में रह करके हेल्दी माइंडसेट से अपनी प्रिपरेशन को कर पाए। और ड्रॉप ईयर उन लोग के लिए होता है जो एक्चुअली अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं एक बार 12th के बाद देने के बाद, या फिर उनको अपनी मनपसंद ब्रांच नहीं मिलती है, अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, या उनका ड्रॉप ईयर मतलब 12th की प्रिपरेशन के बाद भी कुछ एफर्ट्स रह जाते हैं, उनको लगता है कि हम और कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, तो वो लोग अपना इंप्रूवमेंट देखने के लिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए वो ड्रॉप ईयर लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए ड्रॉप ईयर होता है, और मैंने केवल ड्रॉप ईयर ले लिया था कि जीरो से स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो इस पॉइंट के साथ ही कनेक्टेड है हमारा थर्ड पॉइंट, और मेरी थर्ड मिस्टेक जो मैंने ड्रॉप ईयर में करी थी वो ये था कि अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना। क्योंकि सिंस आई वाज लाइक अ गुड स्कोरर टिल माय क्लास 12th, तो मेरे एकेडमिक्स में आई वाज लाइक कह सकते हैं कि मैं टॉपर थी अपनी क्लास में, बट मुझे पता था कि आई एम नॉट टॉपर फ्रॉम इनसाइड। मतलब मुझे एक एवरेज स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जा करके मैं उनके बराबर या उनसे ज़्यादा स्कोर कर पाती हूँ, जिनको हम सो कॉल्ड टॉपर्स कहते हैं अपनी क्लास में। सो आई वॉज नॉट लाइक अ वेरी गॉड गिफ्टेड टाइप ऑफ स्टूडेंट, आई वॉज अ वेरी नॉर्मल स्टूडेंट, जिसको काफ़ी ने आपसे यही एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैंने एकेडमिक्स में अपने अभी तक अच्छा किया है तो एटलीस्ट आगे चल के भी मैं ड्रॉप ईयर में भी शायद काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगी। और जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं स्पेशली क्लास में जो हमें विजिबल होते हैं, जो 14 लाख का कॉम्पिटिशन है वो विजिबल नहीं होता है, बट एक्चुअल में अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या इवन आप ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहे हैं तो उसमें डैशबोर्ड आता है आपके टेस्ट के बाद, और ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो आपके अगल बगल बैठने वाले लोग, आपके साथ बैठने आपके क्लासमेट्स बैचमेट्स जो होते हैं, उसमें ये जेई ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आपके बैचमेट्स जो हैं यू नेवर नो कि वो कहाँ से कितना क्या पढ़ के आए हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने 11th-12th में जेई की प्रिपरेशन करी हो, ऑफलाइन कोचिंग करी हो, कोटा में पढ़ा हो, अब वो आपसे कॉम्पिटिट कर रहे हैं और आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली दिस इज़ अनफेयर कंपटीशन। ये मैं कह सकती हूँ कि कंपटीशन अनफेयर होता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ये सब दिमाग में रख के तब प्रिपरेशन स्टार्ट करना कि हो सकता है मेरे बगल वाले का स्टैंडर्ड यहाँ है, मेरा स्टैंडर्ड यहाँ हो, आप इस डिस्टेंस को इवन इसके ऊपर भी जा सकते हो, बट आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत बार फेलियर्स देखोगे, आप बहुत बार ये चीज़ देखोगे कि आपने मेहनत ज़्यादा करी है बट क्वेश्चन इससे पहले हो गया, आपने सारा होमवर्क किया है, उसने कुछ होमवर्क नहीं किया बट क्वेश्चन उसने पहले कर लिया क्लास में, उसको फॉर्मूला जल्दी रिकॉल हो पा रहा है, वो आंसर जल्दी दे पा रहा है क्लास में, आप 10 घंटे करते हैं एंड स्टिल कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। और आपके फ्रेंड्स, मतलब अगर आपके अगल बगल 4 लोग बैठते हैं, 3-4 लोग से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो, उसमें से 2 लोग तो ऐसे होंगे जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आगे होंगे आपसे, अगर नहीं है तो यू आर इन अ रॉन्ग ग्रुप। तो यही कि कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट, बट कंपटीशन का एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ना चाहिए। आपका माइंडसेट उस तरीके से होना चाहिए कि मुझे उसको बीट करना मेरा गोल नहीं है, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, ये मेरा गोल है।
Yes, so my fourth mistake was focusing more on problems. See, जेई कोई मजाक नहीं है. अगर आप 11th 12th में प्रिपेयर कर चुके हो, गुड फॉर यू. अगर आपने नहीं किया है, ड्रॉप ईयर में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, और अगर नहीं भी कर रहे हो 11th 12th में प्रिपेयर आप कितने साल भी जेई के लिए प्रिपेयर कर चुके हो, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी कि आप घर पे बैठे होगे. घर पे बैठने का मतलब है कि आप कॉलेज नहीं जा रहे होगे, और कुछ फ्रेंड्स तो आपके होंगे जो कॉलेज में होंगे, जो पोस्ट कर रहे होंगे. अगर आप इंस्टाग्राम नहीं भी देख रहे होंगे, कभी कभी आपकी उनसे बात हो रही है, आप कॉन्टैक्ट में हैं, वो अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे. आप सुन सुन के भाई वो थॉट्स आते हैं दिमाग में कि मैं ही क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो लोग तो इतना एंजॉय कर रहे हैं अपने कॉलेज में, मैं ही क्यों. लेट मी टेल यू दिस कि देयर इज अ डिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर डेयरिंग टू टेक अ ड्रॉप, इट इज़ अ रिस्क. तभी आप उनसे आगे हो गए. हाँ, हो सकता है उनकी लाइफ के गोल्स अलग हो. आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीबडी. सब अपनी लाइफ में सही जगह पर हैं. आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली वही हो जहाँ आपको होना चाहिए था. आप पीछे नहीं हो, आप गलत जगह पे नहीं हो, आप गलत नहीं कर रहे हो. अब आप जब ड्रॉप ले लिया है, जब सोच लिया है कि यही करना है, तो बस लग जाओ. दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और लोग आपके फ्रेंड्स क्या क्या फेस कर रहे हैं, क्या नहीं फेस कर रहे हैं. भाई देखो, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं. आप अपनी प्रॉब्लम शायद उनको नहीं बता रहे होंगे, कुछ वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं बता रहे होंगे. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वो अगर मज़े कर रहे हैं तो आप भी मज़े करेंगे अगले साल. लेकिन अभी आप उनसे अलग हैं, आपकी जर्नी उनसे अलग है. कुछ गलत नहीं है इसमें, सबके अपने फेजेस होते हैं लाइफ के. अभी अगर आपने ये चीज़ चूज़ करी है तो आप पढ़ लिख के किसी का लॉस नहीं हुआ है कभी भी. आप एक गेम मोड पे ही चल रहे हो. सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड अपने दिमाग में से ये प्रॉब्लम्स निकाल दो. इस तरीके की कई और प्रॉब्लम्स होंगी, फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी. हो सकता है कि आपके कभी मार्क्स कम आ जाएंगे, आपने इतनी मेहनत करी होगी और आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा. ऐसी कई प्रॉब्लम्स आएंगी. बुरा लगता है, उस दिन बुरा लगता है, और वैलिड है बुरा लगना. लेकिन अपने दिमाग से आपको वो प्रॉब्लम्स निकाल करके अपने दिमाग को एक स्टेबल माइंडसेट पे रखना होगा, और उसी डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होगी, ताकि वो प्रॉब्लम्स आपको रोक ना पाएँ वो पाने के लिए जिसके लिए आपने ये जर्नी स्टार्ट करी है. बिकॉज अगर अभी आपने ये चीज़ फेस कर ली और इससे मूव ऑन करना आप सीख गए, तो ये केवल जेई के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए आपको ये चीज़ हेल्प करेगी. बिकॉज दिस इज़ अ स्किल ऑफ मूविंग ऑन. जितना जल्दी सीख जाओगे आप ना, तो उतना ही जल्दी आपके लिए हेल्पफुल होगा. सो द फिफ्थ मिस्टेक इज़ दैट नॉट एक्सेप्टिंग योर ओन सेल्फ, योर ओन मिस्टेक्स, योर ओन फ्लॉज, एंड कीपिंग अ शाई नेचर. दीज टू आर कोरिलेटेड. यस. सो इसका जस्ट ये है कि सबसे पहले तो ये कि आप गलतियाँ करोगे, आप फील करोगे शाय अपने दोस्तों को ये बताने में या ये पूछने में जो आपके डाउट्स होंगे. आपको लगेगा कि बहुत सिली है यार, ये लोग ये क्या सोचेंगे कि मुझे इतना भी नहीं आता है. मुझे पता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और क्योंकि काफ़ी रिलेटेबल है और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है और कई बार होता है. तो शाई नेचर रखना, इवन टीचर से क्लास में इंटरेक्ट ना करना, या फिर आंसर ना देना या क्वेश्चन ना पूछना, ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि आपको बाद में इतना रिग्रेट होगा कि उसको आप समेट नहीं पाएंगे. पहली बात तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग आपके अगल बगल बैठे हैं जेई की प्रिपरेशन करते वक्त, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो, तो भाई देखो, कोई किसी से मतलब नहीं रखने वाला है. जैसे ही सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको किसी का नाम, मतलब इतने बच्चे होंगे क्लास में कि आपको लोगों का नाम तो ऑलरेडी नहीं पता होगा, आपको नाम याद भी नहीं रहेगा 4-5 साल बाद लोगों का, और ना ही कॉन्टैक्ट्स रहने वाले हैं. क्योंकि कोचिंग के टाइम पे जो 1 साल होता है जिसमें लोग प्रिपेयर करते हैं, 3 साल भी इवन होता है, 3 साल में हो सकता है फ्रेंड्स बन जाए, बट जो ड्रॉपर्स होते हैं, ट्रस्ट मी, कोई किसी को नहीं याद रखता है. अगर आप वहाँ अपनी बेइज्जती भी करा लोगे ना, डेली आपकी बेइज्जती हो रही है, मान लिया आपकी इमेज बहुत ख़राब हो गई है, क्या फ़र्क पड़ रहा है. आपको पता भी नहीं है कि ये जो लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, जो लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद कहाँ होंगे. आपको याद भी नहीं करेंगे, आपके बारे में कोई सोचेगा भी नहीं, आपको कोई पूछेगा भी नहीं. और उनके बारे में आप सोच करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो डाउट्स हैं अपने, वो आप टीचर से नहीं पूछ रहे हो, जिनको आपने पे किया है और जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और आप तो चाहते ही हैं आपका सिलेक्शन हो. तो वो लोग नहीं मैटर करते हैं यार, वो आवाज़ें नहीं मैटर करती हैं. तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग से ध्यान रखनी होगी कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आए, एक बार खुद सोचो. अगर उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है, अच्छी बात है. अपने फ्रेंड से पूछो. अगर आपको शर्म आ रही है तो टीचर से पूछो. क्लास में नहीं पूछना है टीचर से, तो पर्सनली जाकर के पूछो उस चीज़ को, क्लियर करो, उसी दिन क्लियर करो. अगर टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं तो अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट से, बैचमेट से शेयर करो, उसको सॉल्व करो. क्योंकि यार नहीं फ़र्क पड़ता है यार, नहीं फ़र्क पड़ता है कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है. ऊपर से किसी के पास इतना टाइम होता भी नहीं कि कोई आपके बारे में बैठ के केवल सोचे पूरे दिन. तो अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो. जो प्रॉब्लम है उसको उसी दिन सॉल्व करो. और शाय नीचे रखने का कोई मतलब नहीं है. भूल जाओ, मतलब ये सोचो कि कोई आपकी इज्जत है ही नहीं, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सब भूल जाओ. पढ़ाई करने आए हो, डाउट्स होंगे, उसको सॉल्व करके ही घर वापस जाना है. ये आपका टारगेट होना चाहिए डेली बेसिस पे. यस, एक बोनस टिप भी है मेरे पास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल भी है. उसको स्टार्टिंग से अपने दिमाग में बसा लो भाई, बसा लो. बहुत इंपॉर्टेंट है कि
डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर स्लीप। देखो, ड्रॉप ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई क्रैक करना, आई अंडरस्टैंड, सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतनी ही ज़रूरी स्लीप भी है। मिनिमम 6 घंटे की, मैक्सिमम 7, एंड इवन तब भी आपकी नींद अगर कंप्लीट नहीं हो रही है, आपको रिफ्रेशिंग फील नहीं हो रहा है, 8 घंटे की नींद लो, ठीक है यार, ले लो, कोई बात नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हो, अगर मान लिया आप 4 साढ़े 4 घंटे पढ़ के सो के जा रहे हो, अपनी कोचिंग में आपने 4-5 घंटे क्लासेस करी, चलो भाई 3 घंटे क्लासेस करी, 3 घंटे क्लास करने के बाद कम से कम 4 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे, 7 से 8 घंटे तो हर बच्चा पढ़ता होगा जेई के टाइम पे। अगर आप इतना नहीं पढ़ रहे हो तो या अगर आप 7-8 घंटे आप पढ़ रहे हो और आपने 8 घंटे की नींद ले रखी है, या जितनी भी आपके लिए मैक्सिमम रिक्वायर्ड है या मिनिमम रिक्वायर्ड स्लीप है, अगर आपने वो ले रखी है, तो आप ये मानो कि आपकी 7 घंटे की स्टडी वर्थ इट थी। आपकी 7 घंटे, आपने 7 घंटे का काम 7 घंटे में किया, या मान लिया 6 घंटे का काम 7 घंटे में किया। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो ट्रस्ट मी, आप 4 घंटे का काम 8 घंटे में करेंगे। दिस इज़ द फैक्ट, ये सही बात है। और मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी इंसान अगर अपनी स्लीप पूरी नहीं करेगा, मान लिया देखो, अगर हफ्ते में एक दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, चलता है इतना, अगर आपके टेस्ट के दिन पहले आप ज़्यादा पढ़ रहे हो या ज़्यादा रुक करके पढ़ाई कर रहे हो, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लेकिन डेली बेसिस पे आपको अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। आपको डेली बेसिस पे ऐसा शेड्यूल नहीं बनाना है कि मैं केवल 4 घंटे सोऊंगा, 3 घंटे सोऊंगा, 5 घंटे सोऊंगा। इससे आपको लग रहा है कि अपने पढ़ाई के आवर्स बढ़ा लोगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी के आवर्स कम हो जाएंगे। जितना आप शॉर्ट नींद काट करके आप पढ़ाई को दे रहे हो ना, वो प्रोडक्टिविटी में उतना खा जाएगा टाइम। जो काम पहले आपको 6 घंटे में हो रहा था, 6 घंटे पढ़ने से हो रहा था, वही काम आपका 8 घंटे पढ़ने से होगा। तो वही 2 घंटे अगर आप सो जाते तो आपको पढ़ना भी कम पड़ता, आपका दिमाग रिफ्रेश्ड भी रहता और आपको अच्छा फील भी होता कि आपने कम आवर्स देकर भी ज़्यादा गेन कर लिया है। तो दिस इज स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क ज़रूरी है, आई अंडरस्टैंड, और उसको करना भी चाहिए, बट रेगुलर बेसिस पे अपनी नींद पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, प्लीज़ ट्रस्ट मी। रेगुलर बेसिस पे मत करना, हफ्ते में 1 आध बार, महीने में 2-3 बार इज़ फाइन, बट रेगुलर बेसिस पे मत करना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।